गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। आज है 8 अगस्त एंड कवर करेंगे हम न्यूज़पेपर को। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। पहले देख लेते हैं मार्केट का अपडेट। तो आपका दो तीन मेजर अपडेट्स हैं जो पता नहीं क्यों न्यूज़पेपर में कवर्ड ही नहीं है, तो मैं आपको पहले कवर कर लेता हूँ पूरा। तो सेंसेक्स निफ्टी आपके 0.4% से ऑलमोस्ट बढ़े हैं, तो ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। दूसरा एक और अपडेट ये है कि गवर्नमेंट ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल को पास कर दिया है। इसमें क्या है कि मतलब कंपनीज को जो सोशल मीडिया वाली कंपनीज है, जो भी आपके डेटा को का एक्सेस मांगती हैं किसी भी फॉर्म में, उनको इस बिल से, इसके अंदर जो भी रूल्स होंगे उनसे कंप्लाई करना पड़ेगा। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों को मेनली सोशल मीडिया एप्स और ये सब इनको इनसे कंप्लाई करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी ऐसे क्लॉजेज होंगे, बहुत सारे ऐसे रूल्स होंगे जो आपका पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे आपको। तो ये हो गया। अब इसमें आईपीओ की एक और बात कर लेते हैं। आईपीओ आ गया है टीवीएस सप्लाई चेन का। मैं आपको पहले एक और चीज बताता हूँ, एसबीएफसी फाइनेंस जिसका अभी आईपीओ आया था, इसका आईपीओ 75 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो मतलब बहुत ही बम्पर लिस्टिंग की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है मार्केट में। इसके बाद टीवीएस सप्लाई चेन भी बहुत जाना माना ब्रांड है, आप सभी को पता ही है। इशू साइज भी बहुत छोटा है, 880 करोड़ का आईपीओ है। 76 का लॉट साइज है, 187 टू 197 रुपीज का है। आपका बिडिंग डेट्स 10 अगस्त टू 14 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे से पहले पहले इन्होंने खत्म कर दिया बिडिंग डेट्स को। तो ये इस तरीके से आईपीओ आपका आ गया है, काफी पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ आईपीओ आया है मार्केट के अंदर। बायजूस डेविड कैम ये हमने पहले न्यूज स्टार्ट कर दिया। बायजूस डेविडसन कैंपनर इन टॉक्स टू सेटल डिस्प्यूट। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस बन गया है ये, बट मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना मतलब एज अ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर ये तो लीगल केस है, तो आप जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ सकते हैं अलग से सर्च करके। बट मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ। तो डेविडसन कैंपनर ने क्या किया हुआ है, इसको लोन दिया हुआ है बायजूस को पहले से। अब हुआ क्या कि बायजूस ने आकाश को अक्वायर कर लिया। एक चीज होती है डेट कोवेनेंट्स नाम से, डेट कोवेनेंट्स मैं आपको एक बार दिखा दूं, यहाँ पर लोन कोवेनेंट्स बोल लो या डेट कोवेनेंट बोल लो। क्या होता है कि अगर आप किसी कंपनी को लोन देते हैं तो आप उसको ट्रस्ट करते हैं, बट इतना ट्रस्ट नहीं करते हैं कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट कर दें, इक्विटी में इन्वेस्ट कर दें। आपको इतना ट्रस्ट है कि भाई जितना भी ये कैश फ्लो या इनकम कमा रही है, उसके अंदर से मेरे को मेरा इंटरेस्ट मिल जाएगा और धीरे धीरे प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए आप कई सारे कोवेनेंट्स, कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं, कई सारी शर्तें रखते हैं कंपनी के साथ। तो इसका एक ट्रस्टी बोर्ड बैठाया जाता है। ट्रस्टी बोर्ड इसकी वो करता है, सुपरविजन करता है कि ये कोवेनेंट्स को फॉलो किया जा रहा है, ये टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो किया जा रहा है, ये शर्तों को फॉलो किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर ऐसे ऐसे कोवेनेंट्स होते हैं कि आप इंटरेस्ट देने से पहले डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप और ज्यादा इक्विटी को रेज नहीं कर सकते, या आप और ज्यादा डेट को रेज नहीं कर सकते। और ज्यादा डेट को रेज करेंगे तो इंटरेस्ट का टोटल खर्चा बढ़ जाएगा, तो क्या पता इनको कभी इंटरेस्ट ना मिल पाए या कभी ये डिफॉल्ट कर जाए। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। इसके अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं। एक ऐसा टर्म कंडीशन था कि इनको आकाश इंस्टीट्यूट या कोई भी ऐसी सब्सिडरी को अक्वायर नहीं करना था, तो इसको इन्होंने वायलेट कर दिया, आकाश को इन्होंने एक्वायर कर लिया। तो इसके बाद अब क्या हुआ, डेविड कैंपनर ने अपना अब क्या होता है कि आप अगर लोन कोवेनेंट को बीट करते हैं, तो एक तो ये कि आपको पेमेंट तो करनी ही पड़ेगी, पेमेंट डिमांड कर सकता है कोई भी जो जिसने भी लेंडर है। दूसरी चीज होती है, अगर आप नहीं कर पा रहे, लोन रीपेमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप उसको क्या होता है, उसको बोर्ड में सीट मिल जाती है, मतलब वो डिसीजंस ले सकता है कंपनी के। तो ऑब्वियस सी बात है वो कंपनी में केओस क्रिएट करेगा। तो ऐसा ही अब डीके करने लग गए थे। उस केओस को हम स्किप करेंगे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बट उसके बाद क्या हुआ कि अब इन्होंने रंजन पाई नाम के एक इन्वेस्टर से 80 मिलियन की फंडिंग ले ली है। और इसके थ्रू जो बायजूस के फाउंडर है, बायजूस दावेदरन, मेरे ख्याल से शायद यही प्रणा रावेंद्रन रावेंद्रन सॉरी रावेंद्रन। तो उन्होंने क्या किया है, उनको अब वो डीके को पे कर देंगे एंड ये पूरा एपिसोड क्लोज कर देंगे, ये बात की जा रही है। कितना इनका लोन है या क्या है, वो कोई डिक्लेरेशन इनको देने की जरूरत नहीं होती क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। तो इस तरह से ये लोग बच जाते हैं सब चीजों से। लैपटॉप टैबलेट सेल्स जंप और इम्पोर्ट कर्व्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। इम्पोर्ट जो आपको मैंने बताया था कि लाइसेंसिंग होने वाली है लैपटॉप्स, टैबलेट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, सर्वर्स, इन सब के लिए। तो हुआ क्या कि इनकी सेल्स में इंक्रीज आ गया, काफी अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था। हुआ क्या कि अब लोगों को लग रहा है दो चीजें हैं। पहला चीज तो प्राइस राइज, उनकी प्राइस बढ़ जाएगा, अगर लाइसेंस का कॉस्ट होगा तो कंपनीज प्राइस बढ़ा देंगी। सेकेंड चीज है शॉर्टेज, थोड़ा टाइम के लिए जिसको भी लाइसेंस मिलेगा, जिसको नहीं मिलेगा उसकी शॉर्टेज हो जाएगी। ये सब चीजें भी होने वाली है। तो ये दो चीजों, दो रीजन की वजह से मेनली
क्या हुआ है कि सेल्स जंप कर गई हैं और अभी इंडिपेंडेंस डे वाली सेल वैसे भी चल रही है, जो अमेजोन पे इंडिपेंडेंस डे की सेल चल रही है वगैरह। तो उनके अंदर भी आप देख सकते हैं कि सेल्स बढ़ी है। अगर हम वीकेंड्स के वाइज बात करें तो उन्होंने एक नंबर दिया है कि 25% लास्ट वीकेंड से बढ़ी है सेल्स लैपटॉप कंप्यूटर्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है। अगेन लीगल यहाँ पे एक और चीज आ जाती है। एंडफिन सेल्स 10.3% पेटीएम स्टेक टू सीईओ विजय शेखर शर्मा फॉर डिबेंचर्स। हुआ क्या है, मैं आपको इसमें काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, पेटीएम आपको पता ही है, पेटीएम कंपनी के सीईओ हैं विजय शेखर शर्मा। तो उनके पास अभी ऑलमोस्ट 10% होल्डिंग है इनकी पूरी कंपनी में। तो अब हुआ क्या, एंडफिन नाम की एक कंपनी है जो नीदरलैंड में उसका मतलब रजिस्टर्ड है। तो उसने क्या किया, उसने अपना 10% स्टेक बेच दिया है सीईओ को, जो विजय शेखर शर्मा है। उनका स्टेक टोटल मिला के 20% हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, शेयर होल्डिंग राइजेस टू 20%। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जो विजय शेखर शर्मा है वो अपने पर्सनल नाम के अंदर ये चीज होल्ड नहीं करते हैं। एक कंपनी इन्होंने बनाई है नीदरलैंड्स के अंदर, अगेन रेजिलियंट एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये टैक्स को बचाने के लिए या फिर इन सब चीजों को लिया बनाया जाता है। इन्होंने क्या किया है, ये इनकी 100% ओन है, इनकी 100% ओनरशिप है इसके अंदर, और इसके थ्रू वो होल्डिंग रखते हैं। इस ये कंपनी मेनली, अगर हम उसका एक रजिस्टर बनता है मेंबर्स का, अगर मेंबर्स या शेयर होल्डर्स का रजिस्टर देखें तो इस कंपनी का नाम लिखा होगा। बट असल में ये कंपनी के पीछे यही है, करना है। तो हुआ क्या कि अब ये रेजिलेंट एसेट मैनेजमेंट ने जो बदले में एंडफिन को ओसीडी इशू किया है। ओसीडी मतलब होता है ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल डिबेंचर होता है मेनली। कन्वर्टेबल डिबेंचर में क्या होता है, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ एज अ कॉन्सेप्ट। नॉर्मल डिबेंचर में आप मान सकते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे कि 6.5% पर एनम का आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, पर आपको क्या होगा, कन्वर्टेबल में आपको थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बट आप क्या कर सकते हो, आप इसको इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हो, शेयर्स में आप इसको कन्वर्ट करा सकते हो, आप इसको शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो। तो अब दोनों ही सिनेरियोज हैं। अगर आपकी कंपनी बहुत अच्छी निकल जाती है, बहुत पॉजिटिव निकल जाती है, तो आप उसको शेयर्स में कन्वर्ट करा लो तो आपको और गेन मिल जाएगा। बट अगर कंपनी नेगेटिव मिल जाती है तो रिस्क आपका खत्म हो जाता है। नेगेटिव कंपनी है तो भी इंटरेस्ट पे तो डिबेंचर पे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो ये आपकी पेमेंट तब भी सिक्योर है। तो आपको नेगेटिव साइड का रिस्क नहीं लेना है और आपको पॉजिटिव साइड का गेन भी मिल सकता है। यही जो आपकी फैसिलिटी ये लोग एडिशनल दे रहे हैं, इसकी वजह से ये लोग इसको इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, जो कि हमने देखा 6.5% टू 5% हो गया। तो ये इंटरेस्ट रेट को कम कर देते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इनके पास एक फैसिलिटी है शेयर्स में कन्वर्ट करने की। बट इनका ये है कि थोड़े कम रिस्क ये ले रहे हैं कंपनीज के साथ। इसीलिए आप हो सकता है कि इसको पॉजिटिव न्यूज मांगे। और क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक फोटो भी दी हुई है इनकी स्माइल करते हुए, तो एक माइंड में ऐसा आ जाता है, नोशन आ जाता है कि ये पॉजिटिव न्यूज है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को ये पॉजिटिव न्यूज नहीं लगती, काफी नेगेटिव न्यूज लगती है उसको लेकर। दूसरी बात, अभी ही पेटीएम के ऑडिटर ने, पीडब्ल्यूसी, अगर आपने ऑब्वियसली सुना ही होगा, पीडब्ल्यूसी ने भी रिजाइन कर दिया है एज अ पेटीएम ऑडिटर। तो ये भी दो चीजें साथ में, कंसर्न की बात तो होती ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज के ऊपर। और आज बहुत सारी बीच में फालतू न्यूज और ये अवार्ड्स दिए हुए हैं। खैर, एक बीच में पॉलिटिक्स की न्यूज कवर करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है। पैनल ऑन लॉ एंड जस्टिस चेयर्ड बाय बीजेपी एमपी सुशील मोदी। बहुत बेसिक में बताऊंगा। पैनल एक बना हुआ है गवर्नमेंट के अंदर लॉ एंड जस्टिस के ऊपर। ये क्योंकि इसलिए है कि जैसे जो जुडिशरी होती है वो तो एम्प्लॉय की जाती है, वो तो पेपर्स वगैरह पास करके और वैसे प्रमोट होते होते बनते हैं। जुडिशरी से मेरा मतलब मेनली उससे है कि हमारे जस्टिस सिस्टम से, हमारे जजेस वगैरह कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सब। तो इसमें होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, जिसके अंदर लोग होते हैं पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से, जो भी पावर में होती है। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली कोई कंट्रोल नहीं है, अदरवाइज जुडिशरी के ऊपर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं है इंडिया में। तो होता क्या है कि इसीलिए ये बनाई गई है कमेटी, ताकि सजेशंस दे सके, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस कर सके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को या जुडिशरी को, इन द सेंस मतलब। तो होता क्या है, इन्होंने अब क्या किया है, इन्होंने दो बातें बोली हैं अब अपनी रिपोर्ट के अंदर बोली है। तो इनकी रिपोर्ट अभी आई है, रिपोर्ट ऑन जुडिशियल रिफॉर्म्स। जुडिशियल रिफॉर्म्स ये बनाना चाहते हैं। इसके अंदर दो चीजें बोल रहे हैं अभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अपनी प्रॉपर्टी के रिटर्न्स को फाइल करना चाहिए एनुअल बेसिस पे, कि क्या क्या एसेट्स वो ओन करते हैं। एसेट्स ओन करने का क्या लॉजिक हुआ कि वो कौन सा केस लड़ रहे हैं, उसके अंदर वो कैसे मतलब क्या कोई पार्टी इन्वॉल्व तो नहीं है उनके थ्रू, या किसी उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड, उनकी अक्वेंटेंस, किसी के भी थ्रू।
और दूसरी चीज कि उनका इनकम, उनका प्रोस्पेरिटी लेवल कैसा है, क्योंकि उससे भी एक बायस क्रिएट होता है। मतलब अगर कोई बहुत ज्यादा रिच जज होगा तो वो हो सकता है कि इतना पुअर के साथ मतलब कोई अगर केस लड़ने आता है तो उतना एथिकली उसको जज ना कर सके। तो इस तरीके से ये चीज देखी जा सकती है। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव पे इन्होंने बोला है कि अपनी तो एसेट्स को आपको डिक्लेयर करना चाहिए। और दूसरी बात, इन्होंने डाइवर्सिटी डेफिसिट बोला है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के नंबर के अगर हम देखें तो SC STs, वुमेन, माइनॉरिटीज, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं, इन सब के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है, बहुत कम रिप्रेजेंटेशन है जजेस की अगर हम बात करें। तो ये सब चीजें इन्होंने बोली है कि ये सुधार करना चाहिए। खैर इसके अलावा आगे चलते हैं। चाइना फॉरेन इन्वेस्टमेंट गॉज हिट्स 25 ईयर लो। गॉज को भी आप इग्नोर कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। क्या होता है कि चाइना का बहुत ज्यादा वो है सिस्टम कि वो निकालते नहीं है कोई डेटा वगैरह। तो हुआ क्या, अब इनका क्योंकि बहुत ज्यादा जियो पॉलिटिकल टेंशन वगैरह बन गए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इन्होंने सैंक्शन वगैरह लगाए थे, तो अब लोगों ने इनके ऊपर वापस से जब इकोनॉमी थोड़ी रिवाइव हुई है तो इनके ऊपर सैंक्शन वगैरह लगा दिए, इनके साथ ट्रेड करने से मना कर दिया है। इंडिया में प्रोडक्शन काफी ज्यादा चालू हो गया है। अच्छा, आपको चाइना में अगर नहीं पता, चाइना बहुत ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है इकोनॉमी। तो अगर वो चीजें इंडिया में शिफ्ट होने लग जाएंगी तो बहुत बड़ा हिट होगा चाइना को। तो इस तरीके से अगर देखें तो चाइना का काफी हिट हुआ है, और इसी को रिफ्लेक्ट करते हुए नंबर्स दिख रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट 25 ईयर लो पे आ गया। अब गॉश क्या है? गॉश होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि चाइना कोई डेटा वगैरह ज्यादा रिलीज नहीं करता है। तो अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट का इनका देखना है तो आप कैसे देखोगे? एक तरीका है कि आप बाकी कंट्रीज का डेटा देख लो कि वो उन्होंने चाइना को कितना पैसा दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, लोन की फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि ये आपका ओनरशिप है, ये लोन को भी इन्वेस्टमेंट ही बोल रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अगर बहुत लॉन्ग टर्म लोन है तो वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह माना भी जा सकता है। तो ये सारी चीजों को मान के चल रहे हैं। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल फ्रांस ने कोई इनको लोन दिया हुआ है या IMF ने इनको लोन दिया हुआ है चाइना को, तो ठीक है, हमें चाइना का डेटा नहीं मिल रहा तो हमें वहां से पता नहीं चल रहा, बट हम फ्रांस का डेटा देख सकते हैं। तो फ्रांस का डेटा देख के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अब क्या हो रहा है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटी को कैलकुलेट किया गया गॉज। गॉज मतलब इनकी प्लेस पे, यानी कि अगर आप चाइना फॉरेन इन्वेस्टमेंट डेटा रिलीज कर देता अपना कि कितना इन्वेस्टमेंट आया है इंडिया चाइना के अंदर, तो हो ही जाता, वही यूज करते हैं हम लोग। बट गॉज मतलब है कि ये नहीं है तो हम ये यूज कर रहे हैं, गॉज यूज कर रहे हैं, इसका एक ऑल्टरनेटिव है, एक दूसरा साधन के थ्रू हम ये चीज अचीव कर रहे हैं। तो इस तरीके से गॉज काम करता है। तो अब इनका गॉज क्या है? इनका गॉज है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लायबिलिटीज ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये एक अथॉरिटी है, इन्होंने ये सारा डेटा कंपाइल करके रिलीज किया है, जिसमें 4.9 बिलियन पे इनका इन्वेस्टमेंट अप्रैल टू जून वाले पीरियड का, इस क्वार्टर का। अच्छा, एक क्वार्टर की बात हो रही है, क्वार्टर की बात हो रही है, ये क्वार्टर की बात हो रही है, उसके अंदर ये फॉल कर गया है 25 ईयर लो पर। मून लाइटिंग एम्प्लॉयज अंडर टैक्स स्कैमर, बहुत बेसिक न्यूज है। मून लाइटिंग का आई होप आपको मीनिंग बताओ कि आप एक फुल टाइम जॉब करते हो, उसके साथ साथ आपने एक और जॉब ले लिया, दो जॉब आप कर रहे हो, तो मून लाइटिंग हो गया। वो दोनों कंपनीज उससे नाखुश रहती हैं। बट जो भी है, टैक्स पेमेंट्स मेड ऑनलाइन एंड फ्रॉम ओवरसीज अकाउंट। तो टैक्स स्कैनर मतलब हमारे ID डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये इनकी पेमेंट वगैरह को ट्रैक कर लिया है लोगों की, क्योंकि आपका आधार, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट सब लिंक होता है आज के डेट पे। तो पैन कार्ड का एक्सेस होता है पूरा पूरा IT डिपार्टमेंट को, सभी चीजों का हो जाता है अल्टीमेटली। तो अब इन्होंने क्या किया है, नोटिस भेजना शुरू कर दिया है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपना रिपोर्टिंग नहीं किया है, कि सैलरी के अंदर जनरली एक ही सैलरी लोग अपना रिपोर्ट करते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं। बट अगर आप मून लाइटिंग करते हो तो ऑब्वियसली बात है, आपकी सैलरी इनकम भी दो हो गई। तो इस तरीके से उन्होंने दोनों इनकम को रिपोर्ट नहीं किया। अब ये नहीं बोल रहे कि मून लाइटिंग मत करो, बट रिपोर्ट को फाइनल कर दो और टैक्स भरो उसके ऊपर प्रॉपर्ली, ये बोलना चाह रहे हैं। अभी जितना अनडिक्लेयर्ड इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में था जिनका, उनको नोटिस गए हैं पहले, फिर धीरे धीरे सबको जाएंगे। पोस्ट SC रूलिंग बैंक्स टर्न वेरी ऑफ डिक्लेयरिंग अकाउंट्स एज विलफुल डेट। क्या हुआ है, मैं आपको, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, काफी फ्यूचर के अंदर ट्रेंड आपको बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर चेंज होता हुआ दिखेगा। हुआ क्या है कि बैंक्स के अंदर जो फ्रॉड हो जाता है, जो NPA हो जाता है, मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन किया है NPA। तो उसके अंदर क्या होता है कि बैंक को, जैसे अगर आपका 1 साल का लोन है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 साल के एंड में रीपे नहीं किया, तो ऐसा नहीं कि वो सीधा उसको लॉस दिखा देगा अपना। एक टाइम होता है, एक टाइम के बाद अगर आपने तब भी रिकवरी नहीं किया है, तब वो उसको लॉस दिखाता है। अब हुआ क्या कि इसी टाइम के बाद इन्होंने क्या बोला, अब ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप ये जो विलफुल डेट डिक्लेयर कर देते हो, विलफुल डेट मतलब NPA, बेसिकली NPA आप उसको मान सकते हैं,
एनपीए आप इसको बोल सकते हैं नॉर्मल भाषा के अंदर कि लॉसेस इन्होंने आपने बोल दिया कि भाई हमें तो लॉस हो गया, बैंक्स ने बोला। तो अब वो क्या है कि इन्होंने बोला कि आप ये जो इतना वेट करते हो, इसके बाद आप एक एक बार उसको बुला लो, एक बार उसकी सुन लो, रिप्रेजेंटेटिव करवा दो, जो जिसको आपने लोन दिया होगा, उससे आप बात कर लो, तब आप उसको एनपीए डिक्लेयर करो। क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ये चीज़ नहीं करते हैं, बहुत सारे बैंक्स एनपीए डिक्लेयर कर देते हैं ताकि वो अपने बाकी काम पे फोकस कर सके जल्दी से जल्दी। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने बोला है कि आप एक बार बोरोवर्स को अपना चांस दो रिप्रेजेंट करने का, हो सके तो कोर्ट में, विदाउट कोर्ट भी हो सकता है, किसी भी तरीके से आप उनको चांस दो इस टाइम पीरियड के बाद, उसके बाद आपको जैसा लगता है आप फिर उसको डिक्लेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने बोला है। फ्रॉड्स की अगर इन्होंने डेटा भी रिलीज किया है, फ्रॉड्स का जो डेटा है 77,000 करोड़ 2014 के अंदर था, जो कि 1650 करोड़ पर पहुंच गया है, फ्रॉड्स की बात करेंगे। तो इस तरीके से हमारी सारी न्यूज़ है। बीच में काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं जो मैंने स्किप किए हैं क्योंकि पॉलिटिक्स के होते हैं और ये सब होते हैं, तो इसका हमें एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डीपीडीपी बिल के बारे में अगर आता है फ्यूचर में, जैसे यहाँ पे साइड में थोड़ा सा लिखा भी हुआ है, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी वाला जो बिल है, तो इसके ऊपर हम जरूर चर्चा करेंगे। सो दैट इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में एंड टेलीग्राम पे बता सकते हैं।